इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान कक्षा 6 अध्याय 3 उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। इस अध्याय की 2 वीडियो हम पहले बना चुके हैं और वो सभी वीडियो कक्षा 6 विज्ञान की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आज हम भोजन के विभिन्न घटकों का परीक्षण कैसे करें से प्रारंभ करते हैं। भोजन के विभिन्न घटकों का परीक्षण कैसे करें। घटक का अर्थ है यहाँ पर पोषक तत्व कि भोजन के जो विभिन्न पोषक तत्व हैं हम उनका परीक्षण कैसे करें। आइए जानें कि विभिन्न खाद्य पदार्थों में कौन से पोषक तत्व होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मंड है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट। वसा और प्रोटीन जैसे कुछ पोषक तत्वों का पता सरल परीक्षणों के द्वारा लगाया जा सकता है। मंड का, कार्बोहाइड्रेट का, मंड या कार्बोहाइड्रेट एक ही बात है। इसमें वसा और प्रोटीन इनका हम सरल परीक्षणों के द्वारा पता लगाते हैं, जबकि कुछ अन्य का पता केवल प्रयोगशाला में ही लगाया जा सकता है। आइए जानें हम कुछ खाद्य पदार्थों में मंड, वसा और प्रोटीन की उपस्थिति का कैसे पता लगाते हैं। सबसे पहले है मंड या स्टार्च के लिए परीक्षण। कुछ मात्रा में खाद्य पदार्थ जैसे आलू का एक टुकड़ा, खीरा, रोटी या ब्रेड, उबले चावल, उबले चने, कुटी हुई मूंगफली, तेल, मक्खन और कुटा हुआ नारियल लो। आप परीक्षण के लिए अन्य खाद्य पदार्थ भी ले सकते हैं। हमने क्या परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ लेने हैं और हम और भी इनके अतिरिक्त दूसरे खाद्य पदार्थ जो है ले सकते हैं। आगे इसमें है यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है और प्रत्येक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े अलग अलग प्लेट में रखें। हमने क्या करना है, प्रत्येक पदार्थ लेना है, उसके छोटे छोटे टुकड़े जो अलग अलग प्लेट में रखने हैं। ड्रॉपर की सहायता से किसी एक खाद्य पदार्थ पर तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालें। ये क्या है, हमने पदार्थ लिए हैं और ये प्लेट ली है। प्लेट में हमने पदार्थ के टुकड़े रखे हैं। ये आयोडीन है, यहाँ पर सॉल्यूशन है, घोल है आयोडीन का, और ये ड्रॉपर है। ड्रॉपर की सहायता से हमने 2 या 3 बूंद के टुकड़े जो 2 या 3 बूंदें जो हैं इस टुकड़े पर डालनी है जो हमें खाद्य पदार्थ का टुकड़ा लिया है। देखें कि क्या खाद्य पदार्थ के रंग में कोई परिवर्तन आया है। क्या यह नीला काला हो गया है। अपने अवलोकन को तालिका 3.3 में अंकित करें। नीला काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। यदि हम मान लीजिए हमने यहाँ पर एक आलू का एक टुकड़ा लिया है, आलू के टुकड़े पर आयोडीन की 2 या 3 बूंदें डालते हैं और उन बूंदों का रंग नीला काला हो जाता है, तो यह जो है मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। इससे आगे है वसा के लिए परीक्षण। क्रियाकलाप 3.6 आइए जांच करें। क्रियाकलाप 3.5 में मंड की उपस्थिति का पता लगाने के लिए आपने जिन खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया उन्हीं की छोटी सी मात्रा लें। प्रत्येक खाद्य पदार्थ के एक छोटे भाग को कागज के अलग अलग टुकड़ों पर रखें। खाद्य पदार्थ पर कागज को लपेटें और उसे दबाएं। ध्यान रखें कि कागज फटे नहीं। कुछ खाद्य पदार्थ में कुछ पानी है तो कागज को सूखने दें। आगे है, क्या कागज पर किसी प्रकार का तेल या धब्बा बन जाता है। आपके अनुसार इस तेल या धब्बे के आने का क्या कारण है। यदि खाद्य पदार्थ में तेल या मक्खन उपस्थित है, यदि खाद्य पदार्थ में तेल या मक्खन उपस्थित है तो यह कागज पर तेल या धब्बा छोड़ देगा। अब कागज को प्रकाश के सामने लाइए। क्या आपको इस धब्बे से होने वाला प्रकाश धुंधला दिखाई देता है। कागज पर तेलीय धब्बा खाद्य पदार्थ की वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। इनमें से किन पदार्थों में वसा होती है, अपनी तालिका में हमने इसको लिखना है।
यहाँ पर क्या करना है, इस वसा के परीक्षण के लिए हमने क्या करना है कि जो हमने विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के टुकड़े लिए थे उनको लेना है और अलग अलग टुकड़ों को कागज़ों के ऊपर रखना है। फिर क्या, उस कागज़ को दबाना है। कागज़ को दबाने के बाद में इस ध्यान रखना है कि कागज़ फटे नहीं। उसके बाद में कागज़ को अलग कर लेना है, खाद्य पदार्थों को अलग कर लेना है और उस कागज़ को सूखने देना है। उसके बाद में यदि हमें खाद्य पदार्थ तो जो कागज़ है उनमें तेल या मक्खन की उपस्थिति दर्शाता है तो हम कहेंगे कि जो दिए गए खाद्य पदार्थ के टुकड़े हैं उनमें वसा की उपस्थित है, उसमें वसा जो है उपस्थित है। इससे अगला है प्रोटीन के लिए परीक्षण। क्रियाकलाप 3.7, आइए जांच करें। इस क्रियाकलाप को शिक्षक द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। पिछले क्रियाकलापों के परीक्षण में किए गए खाद्य पदार्थों को लें। हमने वही खाद्य पदार्थों के टुकड़े लेने हैं। यदि खाद्य पदार्थ ठोस है तो कर्ल और मूसल का उपयोग करके उसका पेस्ट या चूर्ण बना लें। सबसे पहले क्या करेंगे, खाद्य पदार्थ को कर्ल या मूसल की सहायता से उसका पेस्ट बना लेंगे। सबसे पहला स्टेप है ये पेस्ट या चूर्ण। उसके बाद में है प्रत्येक खाद्य पदार्थ का लगभग आधा चम्मच एक साफ अलग परत नली में डालें। क्या है, आधा चम्मच एक अलग परत नली में डालना है और उसमें 2-3 चम्मच पानी डालना है। क्या डालना है, पानी डालना है। उसके बाद में है कॉपर सल्फेट। क्या डालना है भी, कॉपर सल्फेट विलेन की 2-2 बूंदें। और उसके बाद में फिर क्या डालना है, कास्टिक सोडा। क्या डालना है, कास्टिक सोडा। और हमने इसको हिलाना है। क्या करना है भी, हिलाना है। आगे कुछ मिनट तक उसको रखा रहने दें। यहाँ पर इसमें ये चित्र दिखाया गया है। इसमें यहाँ पर ये विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं जैसे चावल है, मूंगफली है, मटर है और सोयाबीन है, ये लिए हमने यहाँ पर। और ये ब्रेड लिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये कर्ल और मूसल है यहाँ पर और ये कास्टिक सोडा है। इसके अंदर सॉल्यूशन है, इसका घोल है जिसमें कॉपर सल्फेट या नीला सोता भी कहते हैं, इसका घोल है यहाँ पर। ये क्या है, टेस्ट ट्यूब है। क्या चीज़ है, टेस्ट ट्यूब है। इसकी विधि हमने ऊपर बताई है। जैसे सबसे पहले क्या करेंगे, जो खाद्य पदार्थ है उसको कर्ल या मूसल की सहायता से पेस्ट बना लेंगे इसको। उसके बाद में आधा चम्मच जो है अलग इसको घोल लेंगे पानी में। आधा चम्मच जो है एक परत नली में डाल लेंगे, 2-3 बूंद पानी डाल लेंगे। फिर क्या, कॉपर सल्फेट की 2 बूंदें डाल लेंगे। फिर कास्टिक सोडा जो है मिला देंगे उसमें और कुछ मिनट तक उसको हिलाएंगे पहले, फिर उसको ऐसे ही रखा रहने देंगे। फिर आगे क्या करेंगे, आपने क्या देखा, क्या परत नलियों के पदार्थ बैंगनी रंग के हो गए हैं। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। यदि उनका रंग बैंगनी हो जाता है तो हम कहेंगे जो खाद्य पदार्थ है उनमें क्या है, प्रोटीन उपस्थित है। क्या कहेंगे भी, खाद्य पदार्थों में प्रोटीन उपस्थित है। आप तालिका 3.3 से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। कौन से खाद्य पदार्थ एक से अधिक पोषक तत्वों की उपस्थिति को दर्शाते हैं। कौन से खाद्य पदार्थ प्रोटीन और वसा के दोनों की उपस्थिति को दर्शाते हैं। मूंगफली में प्रोटीन और वसा दोनों की उपस्थिति देखी जा सकती है। मूंगफली में प्रोटीन भी होता है, वसा भी होती है। यह इंगित करता है कि हम जो आहार खाते हैं उसमें कई पोषक तत्व उपस्थित हो सकते हैं। पर एक आहार में कई प्रकार के पोषक तत्व जो है उपस्थित हो सकते हैं। क्या ऐसा कोई खाद्य पदार्थ है जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित न हो। इनमें से किसी खाद्य पदार्थों का आप प्रतिदिन सेवन करते हैं। ऐसे अन्य खाद्य पदार्थों का पता लगाने का प्रयास करें जो स्टार्च, वसा और प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। आगे इसमें ये तालिका दी गई है, खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की उपस्थिति का पता लगाना। जो हमने ऊपर प्रयोग किए हैं उन्हीं की ये तालिका है। जैसे इसमें बताया था 3.3 तालिका में हमने लिखना है। तो क्या इसमें खाद्य पदार्थ का नाम, फिर मंड के लिए परीक्षण, खाद्य पदार्थ का रंग, आयोडीन का परीक्षण सफल रहा, क्या आयोडीन परीक्षण से पहले और आयोडीन परीक्षण से बाद में। वसा परीक्षण में तेलीय धब्बे, अनुमान हाँ या नहीं, अवलोकन हाँ या नहीं।
प्रोटीन परीक्षण में खाद्य पदार्थ का रंग प्रोटीन परीक्षण से पहले, प्रोटीन परीक्षण से बाद में। तो इसमें यहाँ पर हमने इसमें जो दिया गया खाद्य पदार्थ, जैसे उसमें मंड उपस्थित है या नहीं है, वसा उसमें उपस्थित है या नहीं है, प्रोटीन उसमें उपस्थित है या नहीं है। इस तरह से हम इन्हीं सभी टेस्टों को के परिणाम को और टेस्टों को यहाँ पर लिख सकते हैं। ये जो दी गई है हमारे पास में, यहाँ पर सभी को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसमें यहाँ पर अब इसमें पूरी दिखाई देगी सारणी, इस तरह से दी गई है और इस सारणी में सभी परिणामों को हम लिख सकते हैं। इससे अगला टॉपिक है संतुलित आहार। क्या है भाई? संतुलित आहार। क्या सभी व्यक्तियों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं समान होती हैं? क्या आपको और आपके दादा दादी या नाना नानी को एक ही प्रकार या समान मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? आहार में पोषक तत्वों के प्रकार और मात्रा की आवश्यकता आयु, लिंग, शारीरिक गतिविधि, स्वास्थ्य स्थिति, जीवन शैली इत्यादि के अनुसार अलग अलग हो सकती है। आयु के अनुसार जो है आहार की मात्रा जो है बदल सकती है, या पोषक तत्वों की मात्रा जो है बदल सकती है। आगे आइए पता करें क्रियाकलाप 3.6। तो इसमें पोषक तत्वों की मात्रा की आवश्यकता आयु, लिंग, शारीरिक गतिविधि, स्थिति, जीवन शैली इत्यादि के अनुसार अलग अलग हो सकती है। इसमें ये प्रश्न बन सकता है कि क्या सभी के लिए जो पोषक तत्वों की मात्रा की आवश्यकता समान होती है? क्या सभी के लिए पोषक तत्वों की मात्रा समान होती है? हम लिख सकते हैं नहीं। आयु, लिंग, शारीरिक गतिविधि, स्वास्थ्य स्थिति, जीवन शैली इत्यादि के अनुसार सभी के लिए जो पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा की आवश्यकता जो है अलग अलग होती है। क्रियाकलाप 3.8 आइए पता करें। आपने क्रियाकलाप 3.1 में एक सप्ताह से में आपके द्वारा उपभोग किए गए खाद्य पदार्थों की तालिका तैयार की है। हमने इस अध्याय के प्रारंभ में एक सप्ताह में हमने जो भोजन खाया था उसकी तालिका जो हमने तैयार की है। यह जांचें कि आपके आहार में वृद्धि और विकास के लिए अनिवार्य सभी पोषक और अन्य आवश्यक घटक सम्मिलित हैं। तो उसमें हमने जांच करनी है कि जो हमने भोजन खाया है एक सप्ताह के अंदर उसमें वृद्धि के लिए और विकास के लिए, किसके लिए? आहार में वृद्धि और विकास के लिए क्या सभी घटक आवश्यक घटक सम्मिलित हैं उसके अंदर या नहीं है? यदि नहीं तो जांचें कि कौन से पोषक तत्वों अथवा अन्य घटकों को इसमें सम्मिलित करने की आवश्यकता है। तो हमें इस बात के बारे में जांच करनी है कि जो पोषक तत्व इस भोजन में सम्मिलित नहीं है, हमें वो पोषक तत्व या वो भोजन जो है हमारे खाने में शामिल करना चाहिए। आगे इसमें ऐसा आहार जिसमें शरीर की समुचित वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व, रुक्षांश और जल सही मात्रा में हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। तो इसमें संतुलित आहार की परिभाषा है ऐसा आहार जिसमें शरीर की समुचित वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व, रुक्षांश और जल सही मात्रा में उपस्थित हो, उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। ये प्रश्न है यहाँ पर और इसका उत्तर है, प्रश्न है संतुलित आहार किसे कहते हैं? भी ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उपस्थित हों, उसे क्या कहेंगे? संतुलित आहार। और इसमें आवश्यक पोषक तत्वों में क्या आता है? रुक्षांश, जल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि। क्रियाकलाप 3.9 आइए तुलना करें। नीचे दिए गए आलू के चिप्स और भुने हुए चने के पैकेट पर जो पोषण संबंधी जानकारी लिखी है उसे पढ़ें। यहाँ पर इसमें आलू के चिप्स दिए गए हैं और भुने हुए चने दिए गए हैं और इसमें आगे पोषण संबंधी जानकारी दी गई है कि 100 ग्राम में हमने क्या है 100 ग्राम का एक पैकेट है आलू के चिप्स का और इसमें क्या क्या उपस्थित है। इसमें ऊर्जा दी गई है 536.0 किलो कैलोरी, वसा 35 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 53 ग्राम है, यहाँ पर प्रोटीन 7 ग्राम है और आहार्य रेशे 4.8 ग्राम है। यहाँ पर भुने हुए चने दिए गए हैं। भुने हुए चनों में जो पोषण संबंधी जानकारी लिखी है, यहाँ पर ऊर्जा इसमें 355 किलो कैलोरी है, वसा 6.28 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 58.58 ग्राम है, 58.58 ग्राम है, यहाँ पर 58 ग्राम पड़ेंगे। प्रोटीन जो है 18.64 ग्राम है और आहार्य रेशे कितने 16.8 ग्राम है। इस तरह से इन दोनों पैकेटों पर आलू के चिप्स पर और भुने हुए चनों पर इसमें पोषण संबंधी जानकारी जो है लिखी गई है, जो कि अभी हमने पढ़ी है। आगे इसमें
आहार के पैकेट पर पोषण संबंधी जानकारी के आधार पर आप इनमें से कौन सा आहार चुनेंगे और क्यों। अभी हमने पोषण संबंधी जानकारी के विषय में पढ़ा कि इनमें से हम कौन सा आहार जो है चुनेंगे, कौन सा आहार हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। कुछ खाद्य पदार्थों में उच्च शर्करा और वसा की मात्रा के कारण अधिक कैलोरी होती है। कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें शर्करा या वसा ज़्यादा होती है और उनमें कैलोरी ज़्यादा होती है। उनमें बहुत कम मात्रा में प्रोटीन, खनिज, विटामिन और आहारीय रेशे होते हैं। इन खाद्य पदार्थों को अस्वास्थ्यप्रद खाद्य या जंक फूड कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? जंक फूड। जिनमें उच्च शर्करा और वसा की मात्रा होती है, कम मात्रा में प्रोटीन, खनिज, विटामिन और आहारीय रेशे होते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थों को, इन खाद्य पदार्थों को जंक फूड कहा जाता है। इसमें यहाँ पर एक प्रश्न बन जाता है कि जंक फूड किसे कहा जाता है, जंक फूड किसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर है उच्च, जैसे हम लिखें, उच्च शर्करा और वसा की मात्रा अधिक होती है। ऐसा भोजन जिसमें उच्च शर्करा और वसा की मात्रा कम हो तथा प्रोटीन, खनिज, विटामिन और आहारीय रेशों की मात्रा कम हो, तो उस भोजन को क्या कहेंगे? हम जंक फूड कहेंगे। इन खाद्य पदार्थों में आलू, चिप्स, टॉफ़ी और कार्बोनेटेड पेय शामिल हैं। जंक फूड के उदाहरण क्या हैं? आलू के चिप्स, टॉफ़ी और कार्बोनेटेड पेय। इन खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। क्या भी? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इनके अधिक सेवन से व्यक्ति में मोटापा आता है और अन्य स्वास्थ्य संबंधी रोगों से भी पीड़ित हो सकता है। जो इसमें यहाँ पर जंक फूड है, उसके खाने के नुकसान क्या हैं, हमारे लिए हानिकारक हैं ये किस तरह से? नंबर 1, ये इनको खाना हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। नंबर 2, व्यक्ति इनके खाने से मोटा हो सकता है। नंबर 3, अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं शरीर में पैदा हो जाती हैं या व्यक्ति जो है अन्य स्वास्थ्य संबंधी रोगों से पीड़ित हो जाता है। आपको डॉक्टर पोस्ता का कथन हमेशा याद रखना चाहिए, स्वास्थ्य ही परम धन है। उसमें क्या है भी? स्वास्थ्य ही परम धन है। हमें स्वस्थ रहने के लिए अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। स्वस्थ शरीर के लिए संतुलित आहार लेना और जंक फूड से परहेज करना आवश्यक है। तो इसमें हम ये प्रश्न बन जाता है कि स्वस्थ शरीर, हम शरीर को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, हम शरीर को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। यहाँ पर है संतुलित आहार लेना चाहिए और जंक फूड से परहेज करना चाहिए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बन जाता है कि हम शरीर को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। यहाँ ये है नंबर 1, संतुलित आहार लेना चाहिए। नंबर 2 है जंक फूड से परहेज रखना चाहिए। खुशहाल व सुखी जीवन के लिए अच्छा स्वास्थ्य है। खुशहाल व सुखी जीवन के लिए अच्छा स्वास्थ्य अनिवार्य है। क्रियाकलाप 3.9, जिन 2 खाद्य पदार्थों का अध्ययन किया है उनमें से किसको जंक फूड के रूप में नामांकित किया जा सकता है। हमने अभी जो है खाद्य पदार्थों का जिनका अध्ययन किया है, हमने किसको जंक फूड के रूप से नामांकित किया गया है। तो इसमें यहाँ पर कहता है पैकेट बंद खाद्य पदार्थों के पैकेट पर पोषक तत्वों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले जो है दोबारा से एक बार, जिन 2 खाद्य पदार्थों का अध्ययन किया है उनमें से किसको जंक फूड के रूप में नामांकित किया जा सकता है। हमने ऊपर खाद्य पदार्थों के बारे में पढ़ा था कि जैसे आलू के चिप्स हैं, टॉफ़ी या कार्बोनेटेड पेय, ये क्या चीज़ हैं? जंक फूड हैं। अब आगे कहता है इसमें पैकेट बंद खाद्य पदार्थों के पैकेट पर पोषक तत्वों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जानकारी में प्रत्येक पोषक तत्व की मात्रा सूचीबद्ध होनी चाहिए। कभी कभी प्रबलीकरण फोर्टिफिकेशन के दौरान आहार की पोषण गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए इसमें अधिक पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। आयोडीन युक्त नमक और शिशु आहार फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों का उदाहरण है। भारतीय सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एक सरकारी एजेंसी है, FSSAI, जो भारत में खाद्य गुणवत्ता को निर्धारित करती है या नियंत्रित करती है। तो इसमें दोबारा से एक बार कहता है अभी, फोर्टिफिकेशन क्या चीज़ है? फोर्टिफिकेशन के दौरान आहार की पोषण गुणवत्ता को इसमें बढ़ाने के लिए इसमें अधिक पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। फोर्टिफिकेशन या फोर्टिफाइड भी कहते हैं। फोर्टिफिकेशन के लिए आहार की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए उसमें क्या है? अधिक पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। जैसे
आयोडीन युक्त नमक इसका उदाहरण है, और शिशु आहार के फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ इसके उदाहरण है। तो इसमें यहाँ पर जो ये संस्था है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, क्या नाम है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, एक सरकारी एजेंसी है और यह क्या काम करती है, भारत में खाद्य गुणवत्ता को नियंत्रित करती है। FSSAI। आगे इसमें मिलेट, अगला टॉपिक क्या है, मिलेट, पोषक अनाज। मिलेट को मोटा अनाज भी कहते हैं या पोषक अनाज भी कहते हैं। संभवतः आपने ज्वार, बाजरा, रागी और सांवा जैसे अनेक अनाजों के बारे में सुना होगा। ये भारत की देशिज फसलें हैं। भारत की यह देशिज फसलें हैं। इन्हें अलग अलग जलवायु परिस्थितियों में सहायता से उगाया जा सकता है। इन अत्यधिक पौष्टिक अनाजों को मिलेट भी कहा जाता है, कदन या मिलेट भी कहा जाता है। तो उसमें कौन कौन सी हैं, ज्वार, बाजरा, रागी और सांवा। कौन कौन सी भाई, ज्वार, बाजरा, रागी और सांवा। ये भारत की देसी फसलें हैं। ये भारत वर्ष में ही उगाई जाती हैं और अलग अलग जगह पर उगाई जाती हैं। ये क्या है भाई, अत्यधिक पौष्टिक अनाज होते हैं। क्या होते हैं भाई, अत्यधिक पौष्टिक अनाज। इन अत्यधिक पौष्टिक अनाजों को मिलेट कहा जाता है, मिलेट भी कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मोटा अनाज या मिलेट किसे कहा जाता है, कि जैसे ज्वार, बाजरा, रागी और सांवा, ये क्या है, अत्यधिक पौष्टिक अनाज हैं और इनको मिलेट कहा जाता है। क्या आपने कभी कदन में बने खाद्य पदार्थ खाए हैं? क्या आपने कभी कदन से बने खाद्य पदार्थ खाए हैं? तो उसमें कहता है भी क्या आपने कभी मिलेट से, जो ये मोटे अनाज दिए गए हैं, उनसे बने हुए खाद्य पदार्थ क्या आपने अभी खाए हैं? तो आगे बताना है इसमें, यहाँ पर कदन छोटे आकार के अनाज होते हैं, सदियों से भारतीय आहार का अभिन्न अंग रहे हैं। ये क्या है भी, छोटे, इनका आकार क्या होता है, छोटा होता है। जैसे आपने बाजरा देखा होगा, बाजरे का आकार क्या है, छोटा होता है। जो गेहूं है उसके बीज जो है बड़े होते हैं बाजरे की अपेक्षा, और बाजरे का आकार क्या होता है, छोटा होता है। ये अपने अनगिनत स्वास्थ्य लाभों के कारण फिर से लोकप्रिय हो रहे हैं। ये विटामिन, आयरन और कैल्शियम जैसे खनिज और आहारीय रेशों के अच्छे स्रोत हैं। जो मिलेट है, मिलेट में क्या पाया जाता है, विटामिन, आयरन और कैल्शियम इस और आहारीय रेशे पाए जाते हैं। इसके कारण इनके ये अच्छे स्रोत हैं, यही कारण है। तो हम लिख सकते हैं कि जो मिलेट है उनमें कौन कौन से पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। हम लिखेंगे विटामिन, आयरन और कैल्शियम। यही कारण है कि इन्हें पोषक अनाज भी कहा जाता है। तो इसमें ये प्रश्न एक और बन जाता है कि मिलेट को पोषक अनाज क्यों कहा जाता है। हम इसका आंसर लिखेंगे, मिलेट में विटामिन, आयरन और कैल्शियम जैसे खनिज और आहारीय रेशे अच्छी मात्रा में या ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इनको पोषक अनाज भी कहा जाता है। ये हमारे शरीर के सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक संतुलित आहार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसके बाद में खाद्य मील, फूड फाइल और खेत से हमारी थाली तक। खाद्य मील मैंने खाने वाला भोजन, जो भोजन हम खाते हैं उसको खाद्य मील कहते हैं। और यहाँ पर आगे खेत से भोजन हमारी थाली तक कैसे पहुँचता है, इस प्रक्रिया के क्या चरण हैं, इस प्रक्रिया में कौन से लोग सम्मिलित होते हैं। क्या आप जानते हैं कि अनाज के अंकुरित होने के बाद उसका आटा बनने तक कितना समय और कितनी मेहनत लगती है। जैसे इसमें किसान जो है अनाज को खेत में बोता है और उसका आटा बनता है, उसमें इसका कितना समय लगता है, कितनी मेहनत लगती है। आइए हम जो रोटी खाते हैं उसे बनाने की पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए चित्र 3.10 अवलोकन करें। यहाँ पर ये चित्र 3.10 दिया गया है कि इसका अवलोकन हमने करना है। यहाँ पर सबसे पहले किसान खेत की तैयारी करता है। खेत की तैयारी करने के बाद में बुआई की जाती है अनाज की। फिर फसल जो है यहाँ पर पक करके तैयार हो जाती है। फसल पकने के बाद में फसल की कटाई की जाती है। कटाई करने के बाद में अनाज की मढ़ाई और ओसाई की जाती है। मढ़ाई के लिए क्या है, बालियों में से धान जो या गेहूं जो है अलग किया जाता है। यहाँ पर जो बालियाँ होती है इसके लिए व्हीट थ्रेशर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में वायु की सहायता से ओसाई यानी सफाई की जाती है। अनाज की क्या की जाती है, सफाई की जाती है। अनाज की सफाई करने के बाद में साफ अनाज को भंडार गृहों में इकट्ठा किया जाता है। अनाज का भंडारण किया जाता है। अनाज के भंडारण के बाद में अनाज जो है
मिलों में पहुंचता है और मिलों में आटा जो है गेहूं का बनाया जाता है, पीसा जाता है। यहाँ पर आटा पीसने के बाद में उसको पैक कर दिया जाता है थैलियों में, और थैलियों में उसके बाद परिवहन के द्वारा ये थैलियाँ क्या पहुँचती हैं, खुदरा दुकानदार के पास में पहुँचती हैं। खुदरा दुकानदार से उपभोक्ता इनको खरीदता है। जब थैलियाँ हम यहाँ से खरीदते हैं, पिसा हुआ गेहूँ जो यहाँ से खरीदते हैं, तो गेहूँ कहाँ जाता है, हमारे घरों में पहुँच जाता है, और वहाँ पर हमारे घरों में आटे से क्या बन जाती हैं, रोटियां बनती हैं। क्या बनती हैं, रोटियां बन जाती हैं। इस प्रकार ये सारा जो चक्कर है खेत से लेके थाली तक पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, एक राउंड जो है कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर इसमें यहाँ पर इसमें हम देखते हैं कि खेत से लेकर के थाली तक बहुत अधिक मेहनत लगती है, और इसमें बहुत सारे लोग जो कार्य करते हैं। इसलिए हमें इस अनाज का या रोटियां जो हम खाते हैं उसका सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार रोटी की कहानी खेत से थाली तक, इसमें चित्र है ये खेत से थाली तक, इसके माध्यम से जो है दिखाई गई है। इससे आगे है गेहूं या किसी अन्य खाद्य पदार्थ के थैले द्वारा उत्पादक से उपभोक्ता तक तय की गई कुल दूरी को उस खाद्य मील या फूड फाइल कहा जाता है। तो इसमें यहाँ पर है गेहूं या किसी अन्य खाद्य पदार्थ के थैले द्वारा उत्पादक से उपभोक्ता तक तय की गई कुल दूरी को उसका खाद्य मील या फूड फाइल कहा जाता है। तो फूड फाइल की परिभाषा है यहाँ पर, इसमें खाद्य मील या फूड फाइल किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा है यहाँ पर। क्या है इसमें, गेहूं या किसी अन्य खाद्य पदार्थ के थैले द्वारा उत्पादक से उपभोक्ता तक तय की गई कुल दूरी को खाद्य मील या फूड फाइल कहा जाता है। खाद्य मील को कम करना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें परिवहन के दौरान लागत और प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलती है। हमने इसकी दूरी को, खाद्य मील की दूरी को कम करना चाहिए, क्योंकि कम करने का फायदा क्या है, इससे लागत कम होती है और प्रदूषण कम होता है। इससे स्थानीय किसानों के व्यवसाय में सहायता मिलती है और यह हमारे भोजन को अधिक ताज़ा और स्वास्थ्यवर्धक रखता है। तो इसमें कहने का भावार्थ क्या है कि हमने जो स्थानीय भोजन है, स्थानीय फल है, स्थानीय सब्जियां हैं, स्थानीय अनाज है, उसका प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या होगा, अनाज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में या फल या सब्जियों को एक जगह दूसरी जगह ले जाने में कम दूरी तय करनी पड़ेगी। इससे लागत भी कम आएगी और प्रदूषण भी कम आएगा। इसमें यहाँ पर एक प्रश्न बन जाता है कि स्थानीय भोजन या स्थानीय फल, स्थानीय सब्जियां खाने का क्या लाभ है। इसका उत्तर क्या आएगा, इसके लागत कम होगी और प्रदूषण कम होगा। इसे अगला है यहाँ पर आगे, ऐसे बहुत से लोग भोजन को अपनी थाली में बिना खाए छोड़कर उसे बर्बाद करते हैं। इसमें क्या है कि बहुत सारे लोग जो है भोजन को खाते नहीं है और अपनी थाली में छोड़ देते हैं। इससे क्या है, भोजन बर्बाद होता है। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे किसान समुदाय के अन्य सदस्य खेत में हमारी थाली तक पहुंचाने में कितना समय लगाते हैं और कितना श्रम करते हैं। जैसा कि हमने उस दिए गए चित्र में पढ़ा कि रोटी खेत से थाली तक, उसमें भोजन को या रोटी को हमारे पास तक पहुंचने में कितना समय लगा, कितने स्टेप आए, कितने लोगों ने उस पर काम किया। तो इस तरह से समुदाय के अन्य सदस्य खेत से हमारे थाली तक भोजन पहुंचाने में कितना समय लगता है, कितना श्रम करते हैं। हमें उतना ही भोजन अपनी थाली में लेना चाहिए जितना हम खा सकें। क्या है भी, हमें हमारी थाली के अंदर उतना ही भोजन लेना चाहिए जितना हम खा सकें। हम इसमें भोजन की बर्बादी कम होगी। भोजन को खेत से थाली तक पहुंचने में सम्मिलित विभिन्न प्रक्रियाओं का समय सीमा, टाइमलाइन का पता लगाने का प्रयास करें। आगे इसमें कहता है भी, हमने इसमें ऊपर चित्र के अंदर ये तो पढ़ लिया अभी
खेत से थाली तक रोटी जो है कैसे पहुंचती है। हमने इस बात का पता लगाने की कोशिश करनी है कि उसमें कितने व्यक्तियों ने काम किया और कितना उसमें समय लगा। स्थानीय भोजन खाने से किस प्रकार के खाद्य मिल को कम किया जाता है। तो इसमें यहाँ पर उत्तर है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि स्थानीय भोजन खाने से दूरी कम तय करनी पड़ेगी और प्रदूषण कम होगा। इस तरह से जो है हम इसका आंसर दे सकते हैं। इससे अगला है, ये आगे इसमें यहाँ पर है, स्वस्थ खाएं, मिल बांट कर खाएं और खाने का सम्मान करें, स्थानीय उत्पादकों का समर्थन करें। इसमें यहाँ पर ये सीख दी गई है, अच्छे वचन दिए गए हैं, सूक्ति है एक प्रकार से यहाँ पर कि स्वस्थ खाना चाहिए, अच्छा भोजन खाना चाहिए, मिल बांट कर खाना चाहिए और खाने का सम्मान करना चाहिए। मिल बांट का मतलब क्या है कि हमारा जो परिवार है सभी को मिल करके भोजन जो है खाना चाहिए और बांट करके खाना चाहिए, या हमारे जो आसपास के लोग हैं। तो खाने का हमने सम्मान करना चाहिए। स्थानीय जो स्थानीय उत्पादक हैं उनका हमने समर्थन करना चाहिए। इस तरह से इस अध्याय की वीडियो हमारी पूरी होती है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से यह अध्याय आपको अच्छी तरह समझ आएगा और इस अध्याय से संबंधित सभी वीडियो हमने प्लेलिस्ट में डाल दी गई हैं। आप प्लेलिस्ट में जा करके उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे अगली वीडियो आपको मिलती रहे।